चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल हम नेशनल पार्क और कल हमने नेशनल पार्क को पढ़ा था। उसके पहले जो भारत के वन संसाधन फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं उनको हमने स्टडी किया था। ठीक है, आज छोटा सा एक टॉपिक बचा हुआ था, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र या फिर बायोस्फीयर रिजर्व। इसको हम करेंगे, उसके बाद बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। भारत की जो एग्रीकल्चर या फिर कृषि है उसके उस टॉपिक को हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, अभी तक की क्लास में कोई भी यदि डाउट हो तो पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो पूछिए। गुड मॉर्निंग सोनू जी, एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गौरव जी, गुड मॉर्निंग। बताइए, अभी तक कोई भी डाउट हो तो बताइए। क्लियर है सारी जितनी भी इंडियन ज्योग्राफी लगभग हम खत्म करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी को। उसके बाद कुछ टाइम के बाद हम थोड़ा सा पॉज लेके वर्ल्ड ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो क्लाइमेट वाला पार्ट हमारा छूटा है वो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में ही क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, तो उसके साथ ही हम वहां पर कवर कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, कल हमने नेशनल पार्क को स्टडी किया था। बाकी बचे वन्य जीव अभ्यारण्य या फिर जो वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं, तो इनको आप पढ़ लेना कहीं से भी, किसी भी बुक, बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी या फिर नोट्स में भी कुछ लिखे हुए हैं, आप देख लेना कि कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है। बाकी मेन जो राष्ट्रीय उद्यान थे वो हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, देखिए, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं इसको जरा आप समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि नेशनल पार्क आपने पढ़ लिया है ना, वन्य जीव अभ्यारण्य तो कल हमने समझ लिया। अब आता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ये क्या होते हैं? जो ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं बच्चों, ये जैव विविधता या फिर बायोडायवर्सिटी के बड़े क्षेत्र होते हैं। मतलब जैव विविधता से क्या मतलब है, बायोडायवर्सिटी से क्या मतलब है, कि इस क्षेत्र में, ठीक है, ये जो क्षेत्र है जैव, मान लीजिए कोई जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है ये। ठीक है, बायोडायवर्सिटी वाला क्षेत्र है। तो यहां पर क्या होगा, अलग अलग तरीके के जीव जंतु पाए जाएंगे। ठीक है, अलग अलग तरीके के जीव जंतु, मतलब ऐसे जीव जंतु जिनमें विविधता पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा अलग अलग प्रकार की विविधता वाली वनस्पति पाई जाएगी। ठीक है, तो क्या करता है, ये पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है ना, ये पूरा का पूरा जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इसको संरक्षित कर दिया जाता है। इसको संरक्षित कर दिया जाता है। जैसे कि हमने राष्ट्रीय उद्यान में पढ़ा था, यहाँ पर जो जीव जंतु होते हैं उनको संरक्षण दिया जाता है। वन्य जीव अभ्यारण्य में हमने पढ़ा था, पर्टिकुलर किसी वन्य जीव को संरक्षित किया जाता है। अब भी जस्ट क्लास स्टार्ट हुई है अमृत जी, है ना, अब भी जस्ट हुई है, कुछ नहीं छूटा है। एक बार फिर से मैं थोड़ा बहुत जो हुआ है वो रिवाइज कर दूंगा। ठीक है, तो कल नेशनल पार्क में हमने पढ़ा था कि जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए जब 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया, उसके पश्चात ही देश भर में अनेक वन राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्यों की स्थापना की गई। पर्पस क्या था कि जो वन्य जीव हैं उनको संरक्षित करना। लेकिन जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र या फिर बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य क्या होता है, संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र या फिर संपूर्ण इकोसिस्टम को ही यहां पर संरक्षित कर दिया जाता है। ठीक है, प्रोटेक्ट कर दिया जाता है ना। ये ऐसे क्षेत्र होते हैं बच्चों, जैव विविधता या फिर बायोडायवर्सिटी के बड़े क्षेत्र होते हैं। अर्थात यहाँ पर अलग अलग प्रकार की वनस्पतियों में विविधता पाई जाती है। इसके अलावा जो यहाँ पर जीव जंतु हैं उनमें भी विविधता पाई जाती है। तो इनका संरक्षित करना बहुत जरूरी होता है, और ऐसे ही क्षेत्रों को बोला जाता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र या फिर बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो याद रखना। चलिए, देख लीजिए, यहाँ पर थ्योरी लिखी है। देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व जैव विविधता के बड़े क्षेत्र होते हैं। यहाँ पर वनस्पतियों तथा जीवों को संरक्षित किया जाता है, साथ ही साथ मानव आबादी को भी यहाँ पर संरक्षित किया जाता है। अब यहाँ पर ये वाला पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब चूंकि जो बच्चों जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं ना, इस जो एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं, ये एरिया में, है ना, ये क्षेत्रफल में काफी बड़ा होता है। काफी बड़ा होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो काफी बड़ा होता है। कैसे अंदाजा लगाएंगे कितना बड़ा होता है? आप इससे अंदाजा लगाइए कि एक बायोस्फीयर रिजर्व में एक से अधिक नेशनल पार्क आ सकते हैं और एक से अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य आ सकते हैं, है ना। मतलब मान लीजिए, हो सकता हो किसी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में 3 नेशनल पार्क और 2-3 वन्य जीव अभ्यारण्य आ गए, तो सोचिए इसका एरिया कितना बड़ा होगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए 3 नेशनल पार्क हैं और 2 वन्य जीव अभ्यारण्य, ये एक किसी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे जो वनस्पतियां हैं, जो जीव जंतु हैं, उनको तो संरक्षित किया ही जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई जनजाति रह रही है, कोई मानव अधिवास है, तो उनको भी साथ में प्रोटेक्ट यहाँ पर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये विशेषता होती है, आपको याद रखना है। एग्जाम में स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में वहां पर रहने वाली जो जनजाति है या फिर मानव समुदाय है उसको संरक्षित किया जाता है या फिर नहीं। तो बिल्कुल किया जाता है, आपको याद रखना है इस बात को। ठीक है,
तो वन्य जीव के साथ साथ वनस्पतियों के साथ साथ वहां पर मानव आबादी को भी संरक्षित कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें एक से अधिक राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य आ सकते हैं, आपको याद रखना है। एक बायोस्फीयर रिजर्व में एक से अधिक राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य आ सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही आएगा या फिर दो ही आएगा, वो डिपेंड करता है। बॉटेनिकल गार्डन, सर व्हाट इज द बॉटेनिकल गार्डन? बॉटेनिकल गार्डन के बारे में मैंने सुना तो है यार, पर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है इसके बारे में शुभानंद जी। ठीक है, मैं पढ़ के बता दूंगा या फिर आप गूगल में देख लेना क्या होता है ये। ठीक है, वर्तमान में कुल कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है? तो 18 टोटल नंबर यदि कभी पूछे तो 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, आपको याद रखना है। कितने? 18, 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है हमारे भारत में। ठीक है, संरक्षित क्षेत्र है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहां से सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला कौन सा है? तो जो नीलगिरी संरक्षित क्षेत्र है, ठीक है, नीलगिरी एक माउंटेन हमने डिस्कस किया था, कहां पर है? यहां पर आप देखेंगे कर्नाटक, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया और केरल, इन तीनों राज्यों की बिल्कुल बॉर्डर पर बीचों बीच आपको नीलगिरी माउंटेन देखने को मिलता है ना। पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत जहां पर मिलते हैं दक्षिण में, वहां पर ही ये देखने को मिलता है नीलगिरी। ठीक है, क्लियर है? तो नीलगिरी जो पर्वत है, इसी के आसपास का जो ये पूरा क्षेत्र है, ठीक है, यदि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, इसमें बहुत सारे नेशनल पार्क और बहुत सारे वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाती हैं। ठीक है, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नीलगिरी संरक्षित क्षेत्र। और भारत का यह पहला संरक्षित क्षेत्र है, आपको याद रखना है। ठीक है, किन किन राज्यों में फैला हुआ है? तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, जिन जिन राज्यों में नीलगिरी माउंटेन है, पर्वत है, उन्हीं तीन राज्यों में आपको नीलगिरी संरक्षित क्षेत्र भी देखने को मिल जाता है, जो कि भारत का फर्स्ट या फिर पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, देखिए भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा सन 2000 में यूनेस्को द्वारा इसे सूचीबद्ध भी किया गया है। ठीक है, यूनेस्को एक विश्व स्तर पर संस्था है, ठीक है, जो कि ऐसी मतलब जैसे आप सुनते होगे ना, यूनेस्को की विश्व विरासत पर शामिल किया। ठीक है, तो ये जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है नीलगिरी, इसको यूनेस्को की द्वारा भी सूचीबद्ध किया गया है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए जरा इसमें कौन कौन से नेशनल पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य आ जाते हैं। ठीक है, देखिए आरलम, मधुमलई, मुकुर्ती, नागरहोल, बंदीपुर, साइलेंट वैली, वायनाड, करिमपुणा, सत्यमंगलम, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9, 9 राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य इसके अंतर्गत आते हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा ये संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, नीलगिरी संरक्षित क्षेत्र सबसे पहला संरक्षित क्षेत्र है और सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र भी है। 5520 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, याद रखना है। ठीक है, 5520 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर ये फैला हुआ है और सबसे पहला है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके अलावा देख लेते हैं अगस्त्य मलाई, एक अगला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है अगस्त्य मलाई। ठीक है, कहां पर है ये? तमिलनाडु और केरल में, आपको दक्षिण भारत में ही देखने को मिलता है। 2016 में यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध किया गया। कंचनजंगा की बात करें तो सिक्किम में है ये। कंचनजंगा एक माउंटेन पीक भी है और यहाँ पर कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक है, तो ये सिक्किम में है, 2018 में यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध किया गया। एक मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी हमने यहाँ पर पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पर तो मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, तमिलनाडु में है और 2001 में इसको सूचीबद्ध किया गया है। अब आपको यहाँ से क्या करना है? सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, 18 में से कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व है और कहां पर किस राज्य में ये सिचुएटेड है या फिर स्थित है। इतनी चीजें बस आपको याद रखना है। ठीक है, एक सिमलीपाल उड़ीसा के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश में देखेंगे तो मध्य प्रदेश के 3 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, इनको जरा देख लीजिए। एक तो पचमढ़ी है, ठीक है, 1999 में इसको स्थापित किया गया था। अमरकंटक है, अमरकंटक आपको पता ही होगा, नर्मदा नदी यहां से निकलती है ना, मेकाल श्रेणी में, तो अमरकंटक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र या फिर बायोस्फीयर रिजर्व भी है। डिंडोरी अनूपपुर जिले के अंतर्गत आता है। इसके अलावा तीसरा है पन्ना। ठीक है, तो ये पन्ना छतरपुर जिले में 2011 में नवीनतम है। तो ये तीन है, सबसे पहला 1999 में बना, फिर 2005 में यहाँ पे बना और 2011 में बना। ठीक है, तो ये 3 बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, बस आपको इनका थोड़ा सा क्या रखना है, स्टेट वाइज आपको पता होना चाहिए कि फलाना फलाना जो बायोस्फीयर रिजर्व है या फिर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ये किस राज्य में है। ठीक है, यहां से सीधा सा ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। या फिर जो टोटल हमने 18 देखे, इनमें से 18 की लिस्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, बाकी ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना, ईयर वगैरह देख लेना, याद हो जाए तो बड़ी अच्छी चीज है, वरना
नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ भी सकते हैं, थोड़ा अंदाज से आप लिस्ट बना सकते हैं इसकी। इसके अलावा देखिए कुछ अन्य ये वन्य जीव अभ्यारण्य है, मतलब सॉरी बायोस्फीयर रिजर्व है, इनके आप लिस्ट देख सकते हैं और इनको याद कर सकते हैं। सुंदरवन, देखिए बहुत सारे बच्चों जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना वो तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, जैसे कंचनजंगा हो गया, पचमढ़ी हो गया, अमरकंटक हो गया, सुंदरवन हो गया, नंदा देवी हो गया, कच्छ का रण हो गया, है ना। मैक्सिमम देखिए सुंदरवन आपको पता है डेल्टा कहां पर है, पश्चिम बंगाल पर बनता है, पता चल जाएगा। नोकरेक एक माउंटेन पीक भी है मेघालय में, ये भी याद हो जाएगा। नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। ग्रेट निकोबार पता ही है कहां पर है, अंडमान निकोबार में है। सॉरी क्या हो गया ये, एक मिनट क्या हो गया, ठीक है। इसके अलावा मानस भी आपको पता है, असम में मानस नदी भी है, मानस नेशनल पार्क भी है। दिहांग आपको पता है अरुणाचल प्रदेश में जो नदी है उसको दिहांग नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को। कच्छ का रण आपको पता है गुजरात में। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में, थोड़ा सा आप याद कर सकते हैं, इसको दिक्कत हो सकती है। डिब्रू सैखोवा असम। तो मैक्सिमम बच्चों 18 में से मैक्सिमम 14-15 तो आप ऐसे ही याद कर लेंगे। इसके पहले हमने मध्य प्रदेश के देखा, पचमढ़ी सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा की, है ना, तो वो आपको याद हो जाएगा। अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है, मेकाल श्रेणी मध्य प्रदेश में ही है, वो आपको याद हो जाएगा। पन्ना हीरे के लिए जाना जाता है, वो भी कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। तो ये तीन वैसे याद हो गए। नीलगिरी आपको पता है 3 राज्यों में फैला है, पर्वत भी है और वायु। तो मैक्सिमम 18 में से आपको ये मान लीजिए 15 तो इजीली याद हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे जो नाम है वो रिलेटेड है, किसी माउंटेन का नाम है ना, कोई जगह का नाम है, कोई डेल्टाई क्षेत्र है, तो ये आपको इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इजीली आपको ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व याद हो जाएंगे, बस पता होना चाहिए बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, जो मैंने आपको डेफिनेशन समझाई है, ठीक है, और इनके नाम थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कौन सा किस राज्य में, बस इतना ही आपको याद करना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा बच्चों बायोस्फीयर रिजर्व, इसके अलावा जो नेशनल पार्क वगैरह वाला लेक्चर होता है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज वाला लेक्चर कंप्लीट होता है। अब हम आज बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। भारत की जो कृषि है, एग्रीकल्चर है, ठीक है, इसको हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। दोस्तों मैं पिछले 8 वर्षों से ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं और पिछले कई वर्षों के डिफरेंट एग्जाम पेपर्स को एनालाइज करने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि सही प्रिपरेशन के लिए आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पीवाईक्यूज की आवश्यकता होती है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें फाइनल एग्जाम में एमसीक्यूज ही फेस करने हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ज्योग्राफी के टॉप 1000 एमसीक्यूज पीवाईक्यूज का एक सेट तैयार किया है, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आज ही क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन में जाकर के आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो लिंक के थ्रू भी आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद। कुणाल कुमार, योगेश, अमृत, गौरव, सोनू, शुभानंद। कुणाल जी की शायद पहली क्लास है ना, कुणाल कुमार, थोड़ा सा कमेंट में बताइए कि आपकी पहली क्लास है क्या, है ना, या फिर शायद आप नए एनरोल हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए ये हमारा टॉपिक एक और खत्म होता है। एक प्रकार से देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स में लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा भारत की कृषि या फिर एग्रीकल्चर। बाकी मेन मेन लेक्चर जो होते हैं, ठीक है, वो सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है कुणाल जी, कोई बात नहीं है। प्रीवियस लेक्चर आपको इंडियन ज्योग्राफी लगभग हमारी खत्म होने वाली है, कुछ दिन में एंड हो जाएगी, तो आप सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कोई भी डाउट होता है तो लाइव क्लास में जुड़ करके आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, सारे लेक्चर आप देख लेना, बाकी हमारी कुछ दिन में फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए भारत की कृषि या फिर एग्रीकल्चर को हम यहाँ पर स्टडी करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कुछ यहाँ पर बेसिक चीजें लिखी हैं, इसको हम पढ़ते हैं। देखिए भारतीय कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु है, ठीक है। आपको पता ही होगा जब हमें आजादी मिली बच्चों 1947 में, ठीक है, 1947 में जब हमें आजादी मिली, ठीक है, तो उस समय आपको पता है अंग्रेजों ने हमें पूरा खोखला कर दिया था, कुछ भी नहीं था हमारे देश के पास, तो एकमात्र साधन हमारे पास कृषि था, जिससे हम हमारी जीडीपी में ग्रोथ कर सकते थे, है ना। तो उस समय से आजादी से लेकर के वर्तमान तक जो एक काफी महत्वपूर्ण हमारी अर्थव्यवस्था का हिस्सा रही है वो कृषि रही है। हालांकि आजकल तो बहुत सारे उद्योग, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र की काफी ज्यादा विकास हो चुका है, लेकिन फिर भी आपको एक चीज से पता चलेगा कि कोविड में, अभी जब कोविड आया था, है ना, कोविड
कोविड के टाइम पीरियड में आप देखोगे बच्चों, हमारी जो जीडीपी थी काफी ज्यादा नेगेटिव में चली गई थी, माइनस में चली गई थी, है ना। उसका रीजन क्या था कि उद्योग धंधे सारे बंद पड़ गए थे, है ना। बैंक वगैरह मतलब जो भी चीजें थी सभी बंद थी, है ना। लेकिन उस समय आप देखेंगे तो सिर्फ एकमात्र कृषि क्षेत्र ऐसा था, एग्रीकल्चर क्षेत्र ऐसा था जब उसने पॉजिटिव में जीडीपी ग्रोथ दी थी, और उस कारण से हमारी जो माइनस में जीडीपी गई थी तो वो बहुत ज्यादा नीचे माइनस में जाने से बच गई थी, ठीक है। तो कृषि हमेशा से ही भारत की अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु रही है, और काफी बड़ा हिस्सा हमारी भारत की जनसंख्या का कृषि पर आज भी निर्भर करता है, ठीक है। तो याद रखना काफी महत्वपूर्ण है। कृषि को भारतीय आर्थिक एवं सामाजिक जीवन का आधार, रोजगार का प्रमुख स्रोत और विदेशी मुद्रा अर्जन का माध्यम होने के कारण इसे देश की आधारशिला भी कहा जाता है, ठीक है। अब आपको पता ही अभी भी वर्तमान में भी 50% से ज्यादा लोग हमारी जनसंख्या का डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तौर पर कृषि पर निर्भर हैं, ठीक है, वर्तमान में। इसके अलावा विदेशी मुद्रा अर्जन से क्या मतलब है आपको पता होगा, क्योंकि हम हमेशा से कृषि प्रधान देश रहे हैं, ठीक है। तो गेहूं हो गया, चावल हो गया, बहुत सारी जो फसलें होती हैं हम दूसरे देशों को भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे क्या होता है फॉरेन रिजर्व बोल लीजिए, विदेशी मुद्रा भंडार हमारे यहाँ बढ़ता है ना। क्योंकि जब हम कोई चीज को भेजते हैं, किसी चीज को, किसी भी प्रोडक्ट को जब हम किसी दूसरे देश को निर्यात करते हैं, उसका एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहां से जो हमें पेमेंट करते हैं तो वो डॉलर या फिर विदेशी मुद्रा में करते हैं, जिससे भारत का जो फॉरेन रिजर्व है ये बढ़ता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्रीकल्चर भारत की इकोनॉमी का अब तो बहुत कम परसेंटेज हो गया है, ठीक है। लेकिन आजादी के टाइम पे बहुत बड़ा इसका परसेंटेज था। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में लगभग 55% आबादी जो है ना, अभी भी 50% से अधिक, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, 55% आबादी की जो आजीविका है वो वर्तमान में कृषि पर निर्भर है। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 51% भाग पर कृषि का कार्य किया जाता है। तो ये जनरल सा एक आंकड़ा है, आपको याद रखना है कि 55% आबादी इसमें निर्भर है और 51% क्षेत्रफल पर कृषि की जाती है, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहां पर डेटा आ गया, 1950-51 में भारत की जो जीडीपी थी उसमें लगभग जो कृषि का हिस्सा था वो कितना था, 53.1% था, जो सोनू जी अभी पूछ रहे थे, है ना। आजादी के टाइम पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस समय ना कोई उद्योग थे, द्वितीयक सेक्टर तृतीयक सेक्टर जो था कुछ भी नहीं था। मेन ले दे के थोड़ा बहुत कृषि ही थी हमारे पास, वो भी उतनी ज्यादा एक प्रकार से ज्यादा दिखाया तो तकनीकी नहीं थी, डेवलपमेंट नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन जो भी था पारंपरिक तरीके से कृषि वगैरह ही होती थी। तो उस समय आजादी के टाइम पे 50-51 के टाइम पे हमारी जीडीपी में लगभग 53% जो योगदान था, ठीक है, वो कृषि पर ही था। इसलिए जो हमारा पहला जो 5 ईयर प्लान आया था उसमें हमने कृषि को ही प्राथमिकता दी थी, क्योंकि हमारे पास वही था उस टाइम, ठीक है। लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे 2020-21 के आंकड़े में जो इसका योगदान है 19.9% रह गया है ना। क्योंकि और भी जो द्वितीयक सेक्टर है, तृतीयक सेक्टर है, इनका विकास हुआ, तो अभी जीडीपी में उनका योगदान ज्यादा है। लेकिन जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि कोविड के टाइम पीरियड में जब सारे उद्योग धंधे बंद हो गए थे, तो एकमात्र सेक्टर कृषि सेक्टर ही ऐसा था जब इसने पॉजिटिव ग्रोथ दी थी और हमारी जो जीडीपी है उसको बहुत ज्यादा गिरने से थोड़ा सा बचा लिया था, ठीक है। तो याद रखना है, आजादी के टाइम पे 53% योगदान था, वर्तमान में 19% के आसपास इसका योगदान है हमारी जीडीपी में, ठीक है। जनरल सा आंकड़ा है, कभी मेंस वाले जो सिविल सर्विसेज वाले बच्चे हैं उनको लिखने के लिए ये आ सकता है, तो आप ये आंकड़े वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक पॉइंट लिखा है, जब कृषि के साथ पशुपालन किया जाता है तो उसको हम मिश्रित कृषि कहते हैं, है ना। अब भारत में जो बच्चों मैक्सिमम कृषि की जाती है ना, भारत में जो कृषि की जाती है वो मिश्रित कृषि की जाती है ना। मिश्रित कृषि या फिर मिक्स्ड फार्मिंग इसको हम बोलते हैं। इसका मतलब क्या है मिश्रित कृषि का, कि भारत के जो किसान है ना, ये कृषि तो करते ही हैं, फसलों की पैदावार तो करते ही हैं, इसके साथ साथ क्या करते हैं, पशुपालन भी करते हैं, इसके साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। आप देखेंगे किसी भी किसान को उठा लीजिए ग्रामीण क्षेत्र में, तो वहां पर आपको किसान के यहाँ गाय बैल भैंस वगैरह जरूर देखने को मिलेगी, है ना, पालतू पशु जरूर देखने को मिलेंगे। तो इसी को ही हम बोलते हैं मिश्रित कृषि या फिर मिक्स्ड फार्मिंग। मतलब कृषि के साथ साथ जब पशुपालन भी किया जाता है तो इसको हम मिश्रित कृषि मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए तो ये वही पॉइंट लिखा है, आपको याद रखना। कई बार प्रीलिम्स में या फिर वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आया है बच्चों की मिक्स्ड कृषि क्या होती है, मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है ना। तो आपको याद रखना है कृषि के साथ साथ जब पशुपालन करते हैं तो मिश्रित कृषि कहलाती है। इसके अलावा ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि भारत में सर्वाधिक किस प्रकार की कृषि की जाती है, तो मिश्रित कृषि ही की जाती है, ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम हरित क्रांति को भी समझ लेते हैं, क्योंकि हरित क्रांति काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है।
अब सबसे पहले हरित मतलब आपको तो समझ में आ रहा होगा, ग्रीन है ना, ग्रीन, ठीक है। और क्रांति मतलब क्या है, रिवॉल्यूशन मतलब क्या है, एक आपने 1857 की क्रांति पढ़ी होगी, मॉडर्न हिस्ट्री में सर पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ा होगा तो, है ना। क्रांति का मतलब क्या होता है कि बच्चों, जब भी किसी भी क्षेत्र में क्रांति आती है तो उस क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन आता है ना। जैसे कि हमारी 1857 की क्रांति जब हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ, है ना, तो पहले स्वतंत्रता संग्राम की उसको संज्ञा दी जाती है, तो काफी चेंजेस आए थे उसके बाद, है ना। अंग्रेजों के भी कान खड़े हो गए थे कि इनको हल्के में नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो जो हरित क्रांति है ना, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो इसका मतलब है कृषि से, है ना, कृषि सेक्टर से इसका मतलब है, मतलब कृषि सेक्टर में इस क्रांति के बाद बड़े बदलाव देखने को मिले, बदलाव, बड़े चेंजेस देखने को मिले, है ना। इसमें किया क्या गया था बच्चों, हरित क्रांति में सबसे पहले बात तो कब आई थी ये, तो 1966, 1966-67 में हरित क्रांति आई थी। देखिए क्या था बच्चों, इससे पहले जो हमारे भारत में कृषि की जाती थी वो पारंपरिक तरीके से की जाती थी, है ना। पारंपरिक तरीके से मतलब जो चली आ रही है, हमारे दादा परदादा या फिर पुराने जमाने से चीजें चली आ रही हैं, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर करती, तो लगातार वैसे चली आ रही थी। तो इससे क्या हो रहा था, कृषि तो हो रही थी लेकिन बहुत ज्यादा उत्पादकता नहीं बढ़ रही थी, है ना, क्योंकि समय के साथ तकनीकी को एक्सेप्ट करना भी जरूरी होता है, ठीक है। तो पारंपरिक तरीके से जब ये चीजें चली आ रही थी तो हमें बदलाव की जरूरत थी ताकि उत्पादकता को बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो हरित क्रांति को लाया गया 1966-67 में, और इसमें क्या किया गया, उन्नत बीजों का प्रयोग किया गया, है ना। उन्नत बीजों का प्रयोग किया गया, विदेशों से अच्छी क्वालिटी के बीज मंगाए गए कृषि के लिए, ठीक है। सिंचाई व्यवस्था, सिंचाई व्यवस्था, ठीक है, सिंचाई की व्यवस्था की गई, नहरों का विकास किया गया ताकि जो किसान है उन तक पानी की कोई कमी ना हो सिंचाई के लिए, ठीक है, सिंचाई की व्यवस्था की गई, है ना। तकनीकी का यूज किया गया, ठीक है, कृषि के लिए जो भी तकनीकें जरूरी हैं, जैसे कि आप देखेंगे पहले हल से कृषि होती थी, वर्तमान में बहुत सारी चीजें आ गई हैं, बहुत सारी तकनीकी आ गई हैं, ठीक है। उर्वरकों का प्रयोग किया गया, ठीक है, फर्टिलाइजर का यूज किया गया, तो ऐसी तमाम चीजें की गई हरित क्रांति के अंतर्गत, जिससे क्या हुआ कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिला हमें कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, और अच्छे खासी उत्पादकता में बढ़ोतरी देखने को मिली। तो इसको ही हम बोलते हैं हरित क्रांति, जो कि 1966-67 के टाइम पे लाई गई थी और काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिले थे। और इसमें जो सबसे ज्यादा फसलों में मतलब देखा जाए तो गेहूं, है ना, गेहूं और चावल की फसलों में सर्वाधिक बढ़ोतरी यहां पर देखने को मिली, पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिले थे। तो ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज का काफी महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में आपको एमसीक्यूज के माध्यम से ही आंसर देने होते हैं। और इसी के चलते हमने ज्योग्राफी के टॉप 1000 क्वेश्चन का एक सेट तैयार किया है और इसके डिफरेंट पैकेज तैयार किए हैं। जैसे कि ये 1000 क्वेश्चन यदि आप आंसर के साथ चाहते हैं तो मात्र 29 रुपीज में आप ये पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपको एक्सप्लेनेशन भी चाहिए है हर एक क्वेश्चन का पीडीएफ के थ्रू, तो मात्र 39 रुपीज में ये आपको पीडीएफ मिल जाती है। यदि एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर और वीडियो सॉल्यूशन, जो कि हर एक क्वेश्चन का मैंने वहां पर सॉल्यूशन कराया है वीडियो फॉर्म में, यदि ये पैकेज चाहिए तो मात्र 49 रुपीज में। इसी में यदि आप टॉपिक वाइज टेस्ट ऐड कर देंगे तो ये पैकेज आपको 59 रुपीज का पड़ जाता है। और मिक्स क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस सेट यदि आप इसमें ऐड करेंगे तो मात्र 69 रुपीज में ये पैकेज आपको मिल जाता है। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी पैकेज अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से ये कोर्स अवेल कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है तो वहां से भी ये कोर्स अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद। चलिए इसको हम थोड़ा सा थ्योरी के माध्यम से भी देख लेते हैं। देखिए, हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी। इसके बाद देश में कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई, ठीक है। ईयर याद रखना है, ईयर कई बार एग्जाम में आता है। सर्वाधिक लाभ किसको पहुंचा, गेहूं और चावल को, सर्वाधिक गेहूं को पहुंचा, सेकंड नंबर पर चावल को पूछा। यदि इन दोनों में भी पूछ लिया जाए तो सबसे ज्यादा गेहूं को पहुंचा था, फिर चावल को पहुंचा, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन इसको हम बोलते हैं, ठीक है। विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग ने की थी, है ना। अब यहां से एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं, ठीक है। तो नॉर्मन बोरलॉग को विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक कहा जाता है ना, मतलब विश्व स्तर पर जो हरित क्रांति शुरू की थी उसका जनक किसको कहा जाता है, प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग। इनका नाम याद रख लेना, कई बार आ जाता है। और भारत में, है ना, भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है, तो एम एस स्वामीनाथन को भारत में कृषि का या फिर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हरित क्रांति या फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक कहा जाता है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा तो हमने देख लिया गेहूं और चावल को बढ़ोतरी देखने को मिली थी हरित क्रांति में, लेकिन सबसे कम की यदि हम बात करेंगे तो दलहनी फसल में
बढ़ोतरी देखने को मिली। हरित क्रांति का सबसे कम लाभ किसको मिला? दलहनी फसल, जो लेग्यूम फसलें होती हैं, ठीक है, तो इनको सबसे कम देखने को मिला था। तो यहां से भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है कि सबसे कम बढ़ोतरी कहां देखने को मिली, तो दलहनी फसलों में देखने को मिली। दूसरी जो हरित क्रांति आई थी बच्चों, उसका टाइम पीरियड देख लीजिए, 1983-84 में आई थी, जिसमें अधिक अनाज उत्पादन, निवेश, कृषकों को दी जाने वाली सेवाओं का विस्तार किया गया है ना। तो पहली आई थी 1966-67 में, ठीक है, जिसमें मेजर चेंजेस देखने को मिले। उसके बाद दूसरी हरित क्रांति आई थी 83-84 के टाइम में, जिसमें अधिक अनाज को की उत्पादकता की जा सके, कृषकों जो कृषक होते हैं, किसान होते हैं, उनको और अधिक सेवाएं दी जा सके, ठीक है। तो ये सारी चीजों पर वहां पर फोकस किया गया, निवेश किया जाए कृषि में, तो इन सभी चीजों पर फोकस किया गया। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। हरित क्रांति के बाद आती है श्वेत क्रांति, ठीक है। श्वेत क्रांति मतलब ये दुग्ध से रिलेटेड है, दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है, ठीक है, याद रखना है। व्हाइट रिवॉल्यूशन भी हम इसको बोलते हैं, श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है, यहां पर लिखा है, देखिए। तो श्वेत क्रांति क्या है बच्चों? भारत में दुग्ध की उत्पादकता को बढ़ाना इसका उद्देश्य था, ठीक है। दूध उत्पादन, वर्तमान में आप देखेंगे विश्व में हम प्रथम नंबर पर आते हैं, ठीक है। तो शुरुआत कब से हुई थी? 1970 से हुई थी दुग्ध उत्पादन की शुरुआत आपको याद रखना है। वर्गीस कुरियन इसके जनक कहे जाते हैं, ठीक है, वर्गीस कुरियन इसके जनक कहे जाते हैं। और श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है, ठीक है। श्वेत क्रांति लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था, इसको क्या बोला जाता है बच्चों? ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखना है, भारत में श्वेत क्रांति के प्रीलिम्स में और वनडे एग्जाम में यहां से काफी क्वेश्चन आते हैं कि जो ऑपरेशन फ्लड है कब चलाया गया, या फिर श्वेत क्रांति कब आई? तो 1970 में आई थी, और वर्गीस कुरियन इसके जनक कहे जाते हैं, ठीक है, याद रखना है। ऑपरेशन फ्लड के नाम से इसको जाना जाता है, और ऑपरेशन फ्लड के जनक वर्गीस कुरियन कहे जाते हैं, ठीक है। अमूल जो आप देखते हैं ना, गुजरात में अमूल दूध आइसक्रीम वगैरह जो आप यूज करते हैं, तो वो इन्हीं ने स्थापना की थी, ठीक है, अमूल कंपनी की, जो दूध बनाता है और वो सारी चीजें बनाता है, तो इन्हीं ने इसकी शुरुआत की थी, आपको याद रखना है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए शुरुआत की गई थी। इसके परिणाम स्वरूप भारत में दुग्ध उत्पादन में काफी ज्यादा वृद्धि देखने को मिली, और शीर्ष देशों में भारत आने लगा, ठीक है, आपको याद रखना है। ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ल्ड में, मुझे देखिए डेट तो याद नहीं है, थोड़ा सा आप देख लेना, मैं अपडेट कर दूंगा आपको कि वर्ल्ड में क्या है, ठीक है, थोड़ा सा आप अपडेट कर लेना उसको देख के। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए शुरू की गई, इसके परिणाम स्वरूप भारत में दुग्ध उत्पादन में शीर्ष देशों में देखने को मिला, ठीक है। तो जो दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाई गई थी, या फिर ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, ठीक है, तो इसके बाद अभी आप देखेंगे वर्तमान में, तो वर्तमान में दुग्ध उत्पादन में जो भारत है या फिर इंडिया है, इसका प्रथम स्थान आता है, नंबर 1 पे आता है, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। तो उसका ही नतीजा है, दुग्ध उत्पादन का ही, मतलब सॉरी, श्वेत क्रांति का ही ये नतीजा है कि वर्तमान में भारत इसके उत्पादन में या फिर दूध में प्रथम नंबर पर आता है, दुग्ध उत्पादन में प्रथम नंबर पर आता है इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है। भारत का सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, ठीक है, तथा राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र करनाल में है। तो ये जनरल सा पॉइंट है, ठीक है। जो रिसर्च सेंटर है दुग्ध का, ठीक है, ये करनाल में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा दूध का उत्पादन सर्वाधिक कहां होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है। तो ये जनरल से पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए अगले पॉइंट है, ठीक है। देखिए कुछ जो डेट वगैरह होती है बच्चों, थोड़ा सा आप सर्च कर लिया करो, डेट क्या है कई बार दिमाग में नहीं रहती है। जैसे आप पूछ रहे हो वर्ल्ड स्तर पर या फिर विश्व स्तर पर हरित क्रांति कब आई थी, वो आप देख लेना, हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंडिया का ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्ल्ड का कभी पूछेगा नहीं, वर्ल्ड का सिर्फ यही क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं, तो नॉर्मल वॉरलॉग कहे जाते हैं, ठीक है। बाकी डेट वगैरह मुश्किल है पूछा जाए, और यदि आपको जानना है तो बहुत अच्छी बात है, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आप सर्च कर लेना, ठीक है। देखिए कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं, इनको भी जरा आप देख लीजिए, यहां से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि हरित क्रांति, तो हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति के बाद से जो एग्रीकल्चर क्षेत्र है, इसमें बड़ी मात्रा में बढ़ोतरी देखने को मिली। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है, पीली क्रांति तिलहन से है, नीली क्रांति मछली से है, और लाल क्रांति ये टमाटर और मांस से, जबकि गुलाबी क्रांति किससे है? झींगा मछली से है, ठीक है। तो सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तिलहन उत्पादन से है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन से है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो टमाटर और मांस उत्पादन से ये संबंधित है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्लियर है?
ठीक है, तो ये विभिन्न क्रांतियां फैक्ट हैं, आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब देख लीजिए, जो भारत की कृषि है बच्चों, इसको कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, क्लाइमेट जोन में बांटा गया है। तो ये आपको रटने की आवश्यकता नहीं, बस आप नंबर याद कर लीजिए कि भारत की जो एग्रीकल्चर है, इसको 15 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, बस नंबर याद कर लो, ये पूरे 15 याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 15 मैं आपको दिखा दे रहा हूं, बता दे रहा हूं, लेकिन आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, बस ये नंबर याद रखना है कि भारत की कृषि को जलवायु के आधार पर 15 क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है पश्चिमी हिमालय। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं ये पश्चिमी हिमालय वाला क्षेत्र है, ये एक जलवायु प्रदेश है। जलवायु प्रदेशों में बांटने का मतलब क्या कि कहां पर किस रीजन की जलवायु कैसी है, वहां पर किस प्रकार की कृषि होती है, तो उस आधार पर, क्लाइमेट के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। बस आपको नंबर याद रखना है। ठीक है, और एक बार देख लीजिए, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र हो गया। ठीक है, एक पूर्वी हिमालय क्षेत्र हो गया, मैप में आपको मिल जाएगा, ये पूर्वी हिमालय हो गया। ठीक है, इसके अलावा निम्न गंगा का मैदान हो गया। ठीक है, निम्न गंगा का मैदान ये वाला है, यहां पर आप देखेंगे। ठीक है, यहां वाला मध्य गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान। ठीक है, मध्य गंगा का मैदान और ऊपरी गंगा का मैदान, सॉरी, निम्न गंगा का मैदान ये है, मध्य गंगा का मैदान ये है, और ऊपरी गंगा है ना। जब हमने उत्तर का विशाल मैदान पढ़ा था, नदर्न प्लेन के बारे में पढ़ा था, तब भी हमने देखा था निम्न गंगा का मैदान, मध्यम गंगा का मैदान और ऊपरी गंगा का मैदान। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूं। देखिए, निम्न गंगा का मैदान ये वाला है, बिहार और पश्चिम बंगाल वाला, यूपी वाला जो रीजन है, इसको हम बोलते हैं मध्यम गंगा का मैदान, और इसको हम बोलते हैं ऊपरी गंगा का मैदान। ठीक है, तो ये 3 जलवायु प्रदेश भी हैं कृषि के। ठीक है, आपको याद रखना है। एक है ट्रांस गंगा का मैदान, तो ट्रांस गंगा का मैदान यहां पर है, ये वाला रीजन है। ठीक है, इसके अलावा पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र, मध्य पहाड़ी पठारी क्षेत्र, पश्चिमी पठारी पहाड़ी क्षेत्र, दक्षिणी पठारी पहाड़ी क्षेत्र और पूर्वी तटीय मैदान और पूर्वी घाट। तो ये कुछ यहाँ पर जलवायु प्रदेश हैं। आपको रटने की आवश्यकता नहीं है कि पूरे 15 आप रटने बैठ जाओ, बस आपको याद रख लेना, थोड़ा सा आप आइडिया एक बार मैप के साथ देख लेना, आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो आप बस एक दिमाग में एक बार रख लेना इसको। ठीक है, और कुछ ये भी है यहाँ पर देख लीजिए, पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी शुष्क मैदान, गुजरात का मैदान, द्वीपीय क्षेत्र, है ना। तो ये सभी आप एक बार देख लेना। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं, डिटेल पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप कहाँ से ले सकते हैं? 2 मिनट में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा करंट अफेयर का एक स्पेशल पैकेज है, ओएसएस करंट अफेयर। इसी ओएसएस करंट अफेयर के पैकेज में जो भी आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर की पीडीएफ्स आने वाली है, ये सारी पीडीएफ मिल जाती है। देखिए, करंट अफेयर को लेकर बच्चे बहुत परेशान होते हैं, लगातार मेरी बात भी होती रहती है। तो करंट अफेयर के लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन पैकेज हमने आपके लिए डिजाइन किया है, जो कि है ओएसएस पैकेज। इस ओएसएस पैकेज को मैं जल्दी से आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस ईयरली करंट अफेयर पैकेज में आपको हर मंथ करंट अफेयर का डिटेल ई बुक मिलता है, जिसमें छोटे छोटे करंट अफेयर जो होते हैं सभी को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। इसके अलावा हर मंथ जो आपको मंथली करंट अफेयर का वीडियो मिलता है, उसका डिटेल पीडीएफ मिल जाता है इसके अंदर। इसके अलावा करंट अफेयर की आप इस पैकेज के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं, टाइम टू टाइम टेस्ट दे सकते हैं। जितनी भी मैराथन्स चैनल के ऊपर डलती है, यूट्यूब चैनल के ऊपर, उन सभी मैराथन्स का पीडीएफ आपको इस पैकेज में मिल जाता है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज जो होती है हमारी, उसका पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाता है। करंट अफेयर की शंखनाद बुक का अपडेटेड पीडीएफ आपको यहाँ पर पैकेज में अवेलेबल हो जाता है। लेटेस्ट जो भी एग्जाम होती है, उनके अंदर जो भी करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, उन क्वेश्चंस का कलेक्शन भी आपको इस पैकेज के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमने आपके लिए बनाया करंट अफेयर का। बार बार बच्चे परेशान होते हैं, तो आप एक पैकेज ले लीजिए और करंट अफेयर की टेंशन बिल्कुल खत्म कर लीजिए। ठीक है, जितने भी करंट अफेयर के वीडियोस आते हैं यूट्यूब के ऊपर, सभी का पीडीएफ आपको इसी पैकेज के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो बार बार आपको अलग से सर्च करने की जरूरत नहीं होती है कि कोई नया वीडियो आया है तो मैं उसको अपने कलेक्शन में ऐड कर लूँ। अगर आपने इस पैकेज को एनरोल कर रखा है तो आपको ऑटोमेटिकली पीडीएफ अपडेट हो जाता है। फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये पैकेज अवेलेबल है आपके लिए। तो इसको एनरोल कर सकते हैं आप, 0 रुपये में एनरोल कर सकते हैं। 99 रुपीज़ का पैकेज है। 99 रुपीज़ आप जब पे करते हैं तो जो अमाउंट है 99 रुपीज़ का, वो आपके आईडी पर क्रेडिट हो जाता है। उसको आप अदर पैकेज के साथ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको 100 आर जीएस लेना है, तो 100 आर जीएस में आप फ्लेट 99 रुपीज़ जो है वो माइनस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पैकेज आपको 0 रुपये में मिल जाता है। अगर आप ये पैकेज एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप इसको एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन एंड रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम देख लेते हैं भारत में जो फसलें हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी फसलें भारत में पाई जाती हैं, तो ऋतुएं जो होती हैं, तो उस आधार पर इनको 3 प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, फसलें जो होती हैं भारत में, इनको 3 भागों में बांटा गया है, आपको पता ही होगा। रवि की फसल रवि क्रॉप, खरीफ की फसलें खरीफ क्रॉप और जायद की फसलें जायद क्रॉप।
ठीक है, ये आपने पढ़ा ही होगा, बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, स्कूलिंग से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं। रवि की फसलें क्या होती हैं बच्चों, कब उगाई जाती है इनको, तो अक्टूबर। ठीक है, यह शीतकालीन फसलें हैं, मतलब ठंड जब आती है ना, शीत ऋतु जब आती है तो उसके शुरुआत में अक्टूबर से दिसंबर में ये बोई जाती हैं। कब, अक्टूबर से दिसंबर के टाइम पे ठंड में या फिर शीत ऋतु में इनको बोया जाता है। ठीक है, और काटा कब जाता है, तो अप्रैल से जून के टाइम में या फिर मध्य में इनको काट लिया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा इन फसलों को कम जल और औसत तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखिए ठंड ऋतु में आप वर्षा तो होती नहीं है, आपको पता ही होगा। वर्षा कब होती है, वर्षा होती है गर्मी में, है ना, गर्मी में। अभी जैसे गर्मी चल रही है, अभी आप देखेंगे जून में मानसून आ जाएगा तो गर्मी, हालांकि यदि आप देखा जाए साइंटिफिक तौर पर देखेंगे तो दो ही सीजन होते हैं, समर और विंटर, गर्मी और ठंड, है ना, और जो वर्षा होती है वो गर्मी में ही होती है ना, जो अभी सीजन चल रहा है ऐसा माना जाता है। वर्षा की कोई अलग से ऋतु नहीं होती है। ठीक है, तो गर्मी में ही वर्षा होती है, लेकिन जो ठंड का मौसम होता है इसमें कोई वर्षा नहीं होती है। ठीक है, तो इनको कम जल की आवश्यकता होती है, आपको याद रखना है, और औसत टेम्परेचर, औसत ताप की आवश्यकता होती है। इसलिए इनको कब बोया जाता है, ठंड में बोया जाता है, अक्टूबर से दिसंबर के टाइम में इनको बोया जाता है, इन फसलों को बोया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, और अप्रैल जून के टाइम पर इनको काट लिया जाता है। कौन कौन सी फसलें हैं, गेहूं, चना, जौ, मटर, मसूर, सरसों, अलसी आदि। ठीक है, तो ये सभी जो फसलें बच्चों आप यहां पर देख रहे हैं, ये सभी कौन सी फसलें हैं, रवि की फसलें हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, अब इनको आपको हल्के में नहीं लेना है कि ये नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, है ना। यहां से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है, चाहे बड़ा एग्जाम हो चाहे छोटा एग्जाम हो, सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम में तक यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं और बच्चे यहां पर फंस भी जाते हैं। ठीक है, तो लिस्ट बना लेना, जैसा भी ट्रिक वगैरह से आप याद करना चाहो, याद कर लेना कि कौन सी रवि की फसल है और कौन सी खरीफ की फसल है। ठीक है, गेहूं देखेंगे छोटे छोटे नाम, जैसे रवि छोटा नाम है, गेहूं, चना, जो हालांकि उसमें भी छोटे मिलेंगे, खरीफ में भी, ये कोई वैसी ट्रिक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप देखेंगे तो ज्यादातर छोटे नाम मिलेंगे। ठीक है, गेहूं, गेहूं और चावल दो याद रखिए। ठीक है, एक गेहूं हो गया, ये मेन फसलें हैं, गेहूं और चावल, ये दो मुख्य फसलें होती हैं। ठीक है, तो गेहूं छोटा है, चावल बड़ा है। ठीक है, और रवि खरीफ में आप देखेंगे, ठीक है, रवि और खरीफ, रवि छोटा है, खरीफ बड़ा है, तो गेहूं को किस में डाल दीजिए, रवि में डाल दीजिए। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। फिर चना भी छोटा नाम है, जौ भी छोटा नाम है, तो ये होगा इसमें। मटर, मटर भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, मटर हालांकि 3 वर्ड का नाम है, लेकिन मटर का दाना आप देखेंगे तो छोटा ही होता है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, मसूर हो गया, सरसों हो गया, अलसी हो गया, तो ये सभी किसमें आते हैं, रवि में आते हैं। वो आपके ऊपर है, आप कैसे याद करना चाहते हैं, इनको याद कर लेना। ठीक है, तो याद रखना है कब इनको बोया जाता है, कब काटा जाता है, कम जल औसत ताप की इनको आवश्यकता होती है, और ये सभी फसलें हैं जो कि रवि के अंतर्गत आती हैं, रवि क्रॉप के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, खरीफ की बात करें तो मई और जुलाई के टाइम पे बोई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा सितंबर से अक्टूबर के टाइम पे इनको काट लिया जाता है। ठीक है, यदि खरीफ की फसलों की बात करें तो इनको ज्यादा जल की आवश्यकता होती है, वर्षा या फिर मॉनसून पर ये निर्भर करती हैं, है ना, इसलिए इनको इस सीजन में बोया जाता है। चावल हो गया, ठीक है, अब आपको पता होगा चावल को तो ज्यादा जल की आवश्यकता होती ही है। इसके अलावा बड़ा नाम है तो आप इसको खरीफ में रख सकते हैं। मक्का हो गया, ज्यादातर मोटे अनाज आप जो देखेंगे वो आपको यहाँ पर ही देखने को मिल जाएंगे, मक्का, ज्वार, बाजरा। ठीक है, तिल, राई, तुअर, मूंग, कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू, सोयाबीन, ये सभी जो हैं ये खरीफ क्रॉप के अंतर्गत आती हैं, आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए जायद की फसलें देख लें तो रवि और खरीफ की फसलों के बीच में जो बोई जाती है इनको हम जायद की फसलें बोलते हैं। रवि और खरीफ के बीच में इनको बोया जाता है। इन फसलों को मार्च अप्रैल में बोया जाता है तथा जून जुलाई में इनको काट लिया जाता है। ठीक है, अधिक तापमान की इनको आवश्यकता होती है। ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज, पत्तेदार सब्जियां, ये सभी जो होती हैं ये जायद की फसलों के अंतर्गत आ जाती हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, कुछ नगदी और व्यापारिक फसलें भी होती हैं। ये क्या होती हैं, जिन फसलों को मतलब उपभोग के लिए ना उगा, मतलब ऐसी फसलें जो व्यापारिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं, है ना, कि किसान इस उद्देश्य से उगाता है कि मतलब जो इनसे व्यापार तुरंत हो जाता है, तुरंत की तुरंत ये बिक जाती हैं, इनको हम बोलते हैं व्यापारिक फसलें या फिर नगदी फसलें। ठीक है, देखिए जिन फसलों को उपभोग के लिए ना उगा करके बल्कि व्यापारिक लाभ के लिए उगाया जाता है, इनको हम नगदी फसलें या फिर व्यापारिक फसलें बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी हो गई, मूंगफली हो गई, तंबाकू हो गया, गन्ना हो गया, जूट हो गया, कपास हो गया, सूरजमुखी हो गया, चाय, काफी, है ना, मतलब आप देखेंगे गेहूं वगैरह हो गया, चावल
चावल हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये तो कहीं ना कहीं जो किसान इनको जब इनकी फार्मिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं खुद के यूज के लिए भी फार्मिंग करते हैं ना, कुछ हिस्सा खुद के लिए भी रखते हैं। लेकिन जो नकदी फसल होते हैं ये पूरा पूरा जो इनका उद्देश्य होता है वो पूरा व्यापारिक उद्देश्य होता है ना। जो भी ये फसलें हैं ये तुरंत के तुरंत बेच दी जाती हैं, फिर व्यापारिक उद्देश्य से ही इनको उगाया जाता है। ठीक है, तो ये सभी व्यापारिक फसलों या फिर नगदी फसलों के अंतर्गत आती हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आता है कि नगदी फसलें या फिर व्यापारिक फसलें कौन सी होती हैं, तो आपको याद रखना है ये सभी नगदी या फिर व्यापारिक फसलों के अंतर्गत आती है ना। ट्रैप क्रॉप भी देख लो, यहां से भी कई बार क्वेश्चन आया है। अब देखो ट्रैप क्रॉप क्या होता है बच्चों, है ना, इसको समझ लो थोड़ा सा। जैसे मान लो ये खेत है ना, ये खेत है, ठीक है। अब खेत में क्या होता है, ठीक है, खेत को मैं मान लीजिए कोई फसल यहां पर लगी हुई है ना, ये फसल लगी है कोई भी यहां पर, ठीक है। अब जो ये फसल है इसको कीट पतंगों से बचाने के लिए, जो कीट पतंगे होते हैं, ठीक है, या फिर और भी छोटे जीव जंतु वगैरह होते हैं, तो इनसे कीट पतंगों से बचाने के लिए जो आसपास की यहाँ पर मेड़ होती है, खेत में मेड़ होती है ना, तो यहाँ पर कोई दूसरी सेकेंडरी छोटी फसल को बो दिया जाता है, ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से। जिससे क्या होता है, जो ये कीट पतंगे होते हैं वो मेन फसल में न जाकर के इस सेकेंडरी फसल में उलझ जाते हैं यहाँ पर, है ना, मतलब इस पर रह जाते हैं और यहाँ पर नहीं आते। तो इसको ही हम बोलते हैं ट्रैप क्रॉप। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको दूं कि जो कपास की फसल होती है ना, कपास की फसल को इन कीट पतंगों से बचाने के लिए इसके साइड साइड में भिंडी बो दी जाती है। कौन सी भिंडी, जो आप खाते हैं ना भिंडी की सब्जी, तो भिंडी बो दी जाती है। जिससे क्या होता है, ये जो कीट पतंगे होते हैं इस भिंडी में उलझ जाते हैं और जो मेन कपास की फसल है ये बच जाती है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है, इसको हम बोलते हैं ट्रैप क्रॉप। देखिए, खेतों को कीट पतंगों तथा खरपतवारों से बचाने के लिए मुख्य फसल के साथ जो फसल उगाई जाती है, ठीक है, मुख्य फसल के साथ जो फसल उगाई जाती है उसे ट्रैप क्रॉप कहा जाता है। उदाहरण के लिए कपास के पौधे पर कॉटन रेड बग, ठीक है, कॉटन रेड बग क्या है, ये कीट है एक प्रकार का। इससे बचाने के लिए कपास के खेत में चारों ओर भिंडी को उगा दिया जाता है। ठीक है, भिंडी को उगा दिया जाता है, जिससे जो एक कीट है कपास में बैठने से पहले भिंडी में ही उलझ जाता है और कपास को मतलब कपास इससे, मतलब कपास की जो फसल है इससे सेफ हो जाती है, या फिर हानिकारक जो एक कीट है इससे सेफ हो जाती है, बच जाती है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया कि ट्रैप क्रॉप क्या होती है। तो सेकेंडरी जो फसल होती है मुख्य फसल को बचाने के लिए उगाई जाती है, उसको ही हम ट्रैप क्रॉप कहते हैं। ठीक है, लिखने को भी आ सकता है सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम में, तो बढ़िया एग्जाम्पल के साथ आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, कोई दिक्कत यहां पर नहीं होगी। चलिए, ठीक है, अब यहाँ पर दलहनी फसलें भी थोड़ा देख लीजिए कि दलहनी फसलें कौन कौन सी होती है। दालें आप खाते ही होंगे घर में, है ना, दालें वगैरह, तो मूंग हो गई, अरहर हो गई, मसूर हो गई, चना मटर जो होता है, ये सभी दलहनी फसलें या फिर लेग्यूमिनेसी कुल की फसलें होती हैं, इनको लेग्यूम फसलें भी बोलते हैं, है ना, लेग्यूम लेग्यूम फसलें भी इनको हम बोलते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है लेग्यूम फसलें कौन सी होती हैं, फिर इनमें से दलहनी फसलें कौन सी हैं, तो ये तो आप घर में यूज ही करते हैं, खाते पीते ही हैं इनको। ठीक है, तो आपको पता ही होगा मूंग की दाल, अरहर की दाल, मसूर की दाल, उड़द की दाल, इसके अलावा मटर और चना भी जो होता है ये भी दलहनी फसलों के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब दलहनी फसलों की या फिर लेग्यूम फसलों की एक विशेषता होती है बच्चों, है ना, जो दलहनी फसलें होती है ना, ये मान लीजिए कोई दलहनी फसल है, ठीक है, तो इनकी जो जड़ है ना, इसमें एक जीवाणु पाया जाता है। ठीक है, एक बैक्टीरिया पाया जाता है, राइवोसोम करके एक बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, वो क्या करता है, वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है ना, वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है इसको ग्रहण करके जो यहाँ जो मिट्टी होती है ना, जो मिट्टी होती है खेत की, उसको नाइट्रेट में चेंज कर देता है। नाइट्रेट एक प्रकार का उर्वरक होता है ना, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक होता है, जिससे क्या होता है, भूमि में नाइट्रोजन की जो क्षमता है वो बढ़ी रहती है, कम नहीं होती है ना। आपने सुना होगा कि जो पहले के हमारे बुजुर्ग होते थे वो हमेशा बोलते थे कि 2 फसलों के बाद में या फिर एक फसल के बाद में हमेशा कोई सी दलहनी फसल जरूर बोनी चाहिए। उससे क्या होता है, दलहनी फसल बोने से क्या होता है, जो खेत की उत्पादकता है वो बनी रहती है, फिर जो वहां की मिट्टी है, जो भूमि है, उसकी उर्वरक क्षमता क्षमता बनी रहती है, कमी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो ये बैक्टीरिया पाया जाता है, जीवाणु पाया जाता है, वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट पर चेंज कर देता है। इसको
हम बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, स्थिरीकरण है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण की जो प्रक्रिया होती है कौन सी फसलों में होती है, तो दलहनी फसलों में होती है। जो दलहनी फसलें होती है नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया करती है, वायुमंडल की नाइट्रोजन को क्या करती हैं, नाइट्रेट में चेंज कर देती है, जिससे भूमि की उर्वरक क्षमता बनी होती है। तो ये बात आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, दलहनी फसलों के बारे में भी आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। तिलहनी फसलों को देख लेते हैं, तो सोयाबीन हो गया, सरसों हो गया, मूंगफली हो गया, सूरजमुखी, ऐसी फसलें जिनसे तेल निकाला जाता है। तेल भी आप खाते हैं, है ना, जो घर में यूज होता है, पूरी वगैरह तलने में यूज होता है ना, सब्जी में भी तेल यूज होता है। तो वो जो तेल होता है सोयाबीन का भी होता है, कई लोग सरसों का यूज करते हैं। सर पल्सेस आर रवि क्रॉप, नहीं, कुछ सारी जो दलहनी फसलें होती हैं वो रवि के अंतर्गत नहीं आती हैं, है ना। कुछ रवि में आती हैं, कुछ खरीफ में आती हैं। ठीक है, जैसे मैंने मटर को बताया था आपको, है ना, मटर किस में आता था, रवि में आता है। ठीक है, तो मिक्स रहती हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। तिलहनी फसलें कौन सी होती है, सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी, जिनसे तेल निकाला जाता है। सूरजमुखी का तेल आता है, सोयाबीन का तेल आता है, मूंगफली का तेल आता है, सरसों का तेल आता है। तो ये सभी तिलहनी फसलों के अंतर्गत आती हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ प्रमुख फसलें हैं बच्चों, इनमें अग्रणी राज्य हैं वो भी देख लीजिए, जैसे कि उत्तर प्रदेश, यूपी हो गया। ठीक है, ये ओवरऑल खाद्यान्न या फिर कुल खाद्यान्न में नंबर 1 में आता है। ठीक है, ठीक है, वो अभी मैं बता देता हूँ, वो सारी लिस्ट मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता दी थी, अभी मैं बता दूंगा, पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, देखिए कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश प्रथम नंबर पर आता है। ठीक है, इसके अलावा गेहूं, गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम नंबर पर आता है। ठीक है, चावल में कुछ प्रमुख फसलों में, चावल में पश्चिम बंगाल प्रथम पर आता है, मक्के में आंध्र प्रदेश प्रथम पर आता है, दलहनी फसलों में मध्य प्रदेश प्रथम पर आता है, तिलहनी में मध्य प्रदेश प्रथम में आता है, सूरजमुखी की फसल में कर्नाटक प्रथम पर आता है, गन्ने में उत्तर प्रदेश प्रथम आता है, और जूट में पश्चिम बंगाल प्रथम पर आता है। अभी हम क्या करेंगे, आगे एक एक फसलों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, दलहन हो गया। ठीक है, इनको हम एक एक फसलों को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस फसल की क्या विशेषता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना कि कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश प्रथम है, गेहूं में उत्तर प्रदेश है, गन्ने में भी उत्तर प्रदेश प्रथम में आता है, चावल में पश्चिम बंगाल प्रथम में आता है, दलहन और तिलहन दोनों में मध्य प्रदेश प्रथम पर आता है, मक्का में आंध्र प्रदेश प्रथम में आता है, सूरजमुखी कर्नाटक, सूरजमुखी की फसल मतलब कर्नाटक सूरजमुखी में प्रथम है। ठीक है, और तिलहन में ये हो गया। ठीक है, मक्का आंध्र प्रदेश हो गया। तो ये कुछ प्रमुख प्रमुख फसलें हैं, आपको याद रखना है। हालांकि हम बाद में अभी एक एक फसलों को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, वहां पर हम एक एक करके सारी फसलों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, तो याद रखना दलहनी फसलें कौन सी होती हैं, तिलहनी फसलें कौन सी होती हैं। ठीक है, यहां से कई बार बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और बच्चे क्या इसको इजी वे में लेते हैं, है ना, ज्यादा ध्यान से पढ़ते नहीं और यहाँ पर फिर आपको दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर जो आपका डाउट था, जैसे देखिए मूंग हो गया, है ना, मूंग किस में आ गई, मूंग आ गई खरीफ में। ठीक है, और यहां पर आप देखेंगे ज्यादातर फसलें जो आएंगी वो रबी में आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे मटर हो गया, मसूर हो गया। ठीक है, ये किस में आ गया, सरसों हो गया, सॉरी मसूर हो गया, मटर हो गया, ये किस में आ जाएंगी, रवि में आ जाएंगी। तो आप सेग्रीगेट कर लेना उनकी, कौन सी फसलें कहां पर आती हैं, कौन सी रवि के अंतर्गत हैं, कौन सी खरीफ के अंतर्गत हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सारी जो दलहनी फसलें हैं वो रबी में आएंगी या खरीफ में आएंगी, वो डिपेंड करता है कि किस फसल को कितनी जल की आवश्यकता है, कितने टेम्परेचर की आवश्यकता है, उस आधार पर इनको रवि और खरीफ में बांटा जाता है। ठीक है, ये आप पढ़ लेना कि कौन सी किस है, वो आपके हिसाब से आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सी फसल कहां पर आती है, किस में आती है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, और कोई डाउट हो तो बताओ, और कोई डाउट हो तो बताओ। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं ना, जैसे कि मैंने डिवीजन तो बता दिया रवि खरीफ। अब जैसे दलहनी फसलें है ना, एक दलहनी फसलों की लिस्ट बना लेना कि कौन कौन सी दलहनी फसल रवि में आती है और कौन कौन सी दलहनी फसल खरीफ में आती है। ठीक है, ऐसे आप बना सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन सी तिलहन फसल रवि में आती है और कौन कौन सी तिलहन फसल खरीफ में आती है, ऐसे थोड़ा सा आप लिस्ट बना सकते हो। थोड़ा सा आप मेहनत करना, तो अपने नोट्स में आप इस प्रकार की लिस्ट बना सकते हो। ठीक है, बाकी रवि खरीफ तो मैंने आपको अलग से पढ़ाई दी, दलहन तिलहन आपको पढ़ाई दी, क्योंकि कई बार यहाँ से बच्चों क्वेश्चन आते हैं और गलती होती है यहाँ पर। ठीक है, मुझे खुद कई बार भूल जाता है कि कौन सी किस में आती है। ठीक है, लेकिन आप अभी चूंकि आपको एग्जाम देना है तो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कोई डाउट हो तो बताओ।
ठीक है, यहाँ पे आपको याद करने वाली चीजें ज्यादा मिलेंगी, समझने वाली चीजें कम है। थोड़ा सा आप लिस्ट बना लेना, स्मार्ट नोट्स बनाना थोड़ा सा, तो क्लियर हो जाएगा। हाँ पूछिए, गौरव जी पूछिए। बोर्ड से ज्यादा बेहतर स्मार्ट स्क्रीन है, मतलब वो जो जिसमें सिर्फ स्क्रीन दिखती है, आप वो बोलना चाह रहे हो कि स्क्रीन रिकॉर्डर वाले फॉर्मेट में पढ़ाएं, ऐसा बोलना चाह रहे हैं क्या आप? क्या बोलना चाह रहे हैं गौरव जी आप? हैंड रेस करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देखिए, अभी थोड़ा सा आपको दिखने में इसलिए भी दिक्कत हो सकती है, हमारे जो स्टूडियो का सेटअप है ना, वो थोड़ा सा लाइटिंग की दिक्कत आ रही थी, तो उसका काम अभी चल रहा है ना, अभी रनिंग फेज में है, तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही होगी। अभी बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको बिल्कुल परफेक्ट दिखेगा यहाँ पर, है ना। काम चल ही रहा है अभी, थोड़ा सा मैक्सिमम काम तो हो गया है, अभी और काम बचा हुआ है, इसलिए शायद मैं थोड़ा सा पीला भी दिख रहा हूँ आपको। एक दो दिन की बात है, फिर पूरा सही हो जाएगा सेटअप, फिर आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, तो कुछ दिन और मैनेज कर लीजिए, बाकी चल ही रहा है हमारा काम, फिर आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। बाय बाय, टेक केयर।